एजुकेशन से जुड़े हैं, एजुकेशन से किसी क्षेत्र, गांव, शहर को किस हद तक विकसित किया जा सकता है। सरकारी स्कूल का कंडीशन है, कुछ सारे टीचर को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टीचर हैं जो ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, ढंग से विद्यालय नहीं आते हैं, आए दिन ये न्यूज़ पे वायरल होता रहता है। तो उन संदर्भ में उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट मतलब क्या ऐसा स्कीम लाए कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह अच्छा से दिखे, टीचर भी अच्छे टाइम पर आए और अच्छा से बच्चों को पढ़ा सके। सर कोई एक ऐसा टिप्पणी करना चाहेंगे बिहार पे जो बिहार को बेहतर बिहार बनाने में। सर ये जो गैजेट की लत लगते जा रही है नए युवाओं को, और शुरू से ही जो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, घर के लोग डांटते हैं, माता पिता, तो अलग ही उल्टा जवाब मिलता है। तो मतलब किसमें क्या सुधार किया जाए? नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं द स्क्रीन मीडिया पर मेरा शो बात बढ़ते बिहार की। इस शो में हम उन शख्सियतों के बारे में बात करेंगे जो अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयासी सही पर एक बेहतर बिहार निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अपना स्टूडियो में एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो एजुकेशन को अपना हथियार बनाकर एक बेहतर बिहार निर्माण में अग्रसर हैं। मैं बुलाना चाहूँगा संदीप सर को। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी मैं संदीप कुमार शर्मा, मैं राजकीय मध्य विद्यालय भिट्ठी गोरिया कोठी में सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ और इसके साथ ही मैं पैराडाइज कोचिंग सेंटर नाम से एक संस्था भी चलाता हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना। सर आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? हमें लगता है कि हर एक स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं एक स्टूडेंट लाइफ में था तो उस समय मुझे भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि विद्यालय का घर से दूर होना, उसके बाद बेहतर जो ट्यूटर्स होते हैं, क्योंकि आज बिना ट्यूटर्स के पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो बेहतर ट्यूटर्स की कमी, उसके अलावा अगर आर्थिक समस्याएं कही जाएं तो वह भी रही साथ साथ, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थीं। जी सर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, एजुकेशन से किसी क्षेत्र, गांव, शहर को किस हद तक विकसित किया जा सकता है? जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि एजुकेशन ही वह हथियार है जिसके द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं। यानी कि समाज से अगर हमें गरीबी दूर करना है, शिक्षा दूर करना है या फिर बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। एजुकेशन के बिना इस समाज में परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जी सर। सर कोई ऐसी घटना जिसने आपको नई दिशा दी हो? जी ऐसी घटना रही है, क्योंकि मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मैं वहीं मतलब कि कार्यरत था और मैं कोचिंग चलाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं अपने मतलब काम से, ड्यूटी से जब घर आता था तो मैं देखता था कि बहुत से गरीब बच्चे हैं जो फी के अभाव में दूसरी जगह पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों के हेल्प के लिए मैंने कोचिंग शुरू की और आज बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं और मैं एक तरह से मतलब सोचूं तो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, इससे मुझे प्रेरणा मिली और इस वजह से मैं कोचिंग के क्षेत्र में भी आ सका हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात रही। सर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अभी जो सरकारी स्कूल का कंडीशन है, कुछ सारे टीचर को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टीचर हैं जो ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, ढंग से विद्यालय नहीं आते हैं, आए दिन ये न्यूज़ पे वायरल होता रहता है। तो उन संदर्भ में उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी शिक्षक को हम ऐसे तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षकों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेगा, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करेगा, तो फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं
वह बेहतर नहीं बन पाएगी। शिक्षक ही है जिसके हाथों में किसी देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा और एकदम करबद्ध प्रार्थना करूँगा मैं कि सभी लोग अपने पद को समझें, अपने पद की गरिमा को समझें और बेहतर तरीके से जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो जानते हैं सब, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप बच्चों को शिक्षा जरूर दें। सर, कोई ऐसी राय या कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे गवर्नमेंट लागू करके और जो सरकारी स्कूल में जो कमियां हैं उसे दूर कर सके? क्योंकि बहुत से फैमिली ऐसी हैं जो प्राइवेट स्कूल का फ़ी नहीं मुहैया करा सकती है, चूँकि 400 रुपया फ़ी ही हो जाता है। सारा ड्रेस व्रेस मिलाकर कुछ 3600-3700 रुपये के आंकड़े हमने निकाले हैं, उतना खर्चे पहुंच जाते हैं पर मंथ। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट मतलब क्या ऐसा स्कीम लाए कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह अच्छा से दिखे, टीचर भी अच्छे टाइम पर आए और अच्छा से बच्चों को पढ़ा सकें? देखिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ही सत्य है और ये धरातल पर है कि प्राइवेट स्कूल का जो फ़ी है वह गरीब जो फैमिली या फिर मिडिल क्लास की फैमिली भी उस फ़ी को दे नहीं पाता है और बच्चे जो है वह बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर उनके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है सरकारी विद्यालय। अब हमें ये लगता है कि सरकार को जो शिक्षक हैं, एक तो पहली बात कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है, तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में जो कार्यरत हैं, एक तो पहले से ही कमी है, ऊपर से जो कार्यरत हैं उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देना, जैसे कि जनगणना हो गया या फिर और भी बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं। अगर उनमें लगा दिया जाता है तो उससे सीधा सीधा उसका जो प्रभाव है वो विद्यालय के शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। आप जो कह रहे हैं वो बातें सही है, लेकिन हमने नोटिस किया है कहीं कहीं किसी किसी विद्यालय में इतना अच्छा सुविधा है, फैसिलिटी है, बगीचे टाइप का, गार्डन वार्डन सारा कुछ रहता है, लेकिन कहीं कहीं खंडहर टाइप का रहता है। इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस विद्यालय में अलग से तो पैसा नहीं आता होगा, जो इस विद्यालय में जितना पैसा आता होगा उस विद्यालय में भी उतना ही पैसा आता होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विद्यालय में ये बात सही है कि विद्यालय के रखरखाव मरम्मत के लिए सबको एक समान पैसे मिलते हैं, लेकिन शुरू से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंग बनी होती हैं, वो सरकार के अलग अलग स्कीम के माध्यम से बनी हुई होती हैं। तो हो सकता है कि किसी विद्यालय के लिए बेहतर स्कीम आया हो तो वहाँ पर बना हुआ हो, और किसी विद्यालय के लिए नहीं आया हो तो नहीं बना हुआ हो, और उसके बाद रख रखाव के लिए सबको एक समान पैसे आते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग बनाने की बात होती है तो उसमें सब विद्यालयों को अलग अलग आते हैं। और अगर ऐसा है तो सरकारी स्कूल के जो प्रधान अध्यापक होते हैं उन्हें अपने कंडीशन से, अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहिए सरकार को। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बनेगा विद्यालय। जी सर। सर, इसको लेके मेरे मन में एक आइडिया आया था, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में 4000-3000 पे टीचर लोग पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाई दे देते हैं, तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाए, जो स्कूल का बच्चा जो पढ़ रहा है, जिस स्कूल के भी बच्चे का अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे से प्रोग्रेस हो, तो उस स्कूल के टीचरों को कुछ इनाम रखे या कुछ सैलरी इंक्रीज करे, कुछ इस टाइप का अगर रख सकती है गवर्नमेंट, तो क्या स्कूलों में सुधार आ सकते हैं? क्या टीचर अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे? देखिए, एक तो पुरस्कार और दंड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा सुधार किया जा सकता है। अगर एक बच्चा है, उसे शिक्षा में बेहतर करना है तो आप उसे पुरस्कृत करके भी उसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा दंड है। बिल्कुल उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए। अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो उनके बेहतरी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। अगर वो अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें दंडित भी होना चाहिए, और दंडित होने के लिए वैसे शिक्षकों को तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का नहीं, सिर्फ अपने कर्तव्यों का नहीं बल्कि वो आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही है कि इनाम देना चाहिए। जो शिक्षक बेहतर कर रहा है उसे तो इनाम देना चाहिए, और अगर कोई नहीं कर रहा है या फिर अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे दंडित भी करना चाहिए, उसे निलंबित करना चाहिए। और भी कई रास्ते हैं सरकार के पास जो कि करना चाहिए। सर, कोई एक ऐसा टिप्पणी करना चाहेंगे बिहार पे जो बिहार को बेहतर बिहार बनाने में योगदान? हमारा बिहार तो शुरू से ही बेहतर रहा है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से लगातार बिहार की जो शिक्षा है, बिहार का जो विकास है उसमें हंस हुआ है, उसमें कमी आई है।
और अगर ऐसा है तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम फिर से अपने बिहार को एक बेहतर बिहार की तरफ अग्रसर करा सकते हैं, बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं, उस बिहार की कल्पना कर सकते हैं जो अतीत में हमारा बिहार था, जिसके लिए हमारा बिहार जाना जाता था। तो वो शिक्षा ही वो माध्यम बन सकता है। सर, आप नई पीढ़ी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के जो युवा हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें अपने जो एम है, जो गोल है, उस पर फोकस करना चाहिए। अपने एम से भटककर अन्य जो काम हैं, अननेसेसरी जो वर्क हैं, उन्हें ना करें, उनसे बचें। खास करके जैसे कि देखिए जो सोशल मीडिया है उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा समय गुजारते हैं। उसके बाद कुछ गेम्स हैं उस पर भी समय गुजारते हैं, जबकि उनका जो एम है उससे वो भटक जाते हैं उन सब वजह से। तो नई जो पीढ़ी के युवा हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि अपने जो एम है उस पर फोकस करें और उसको अचीव करने के लिए जितना एफर्ट्स हो सकता है वो लगाएं। जी सर। सर, ये जो गैजेट की लत लगते जा रही है नए युवाओं को, और शुरू से ही जो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, घर के लोग डांटते हैं, माता पिता, तो अलग ही उल्टा जवाब मिलता है, तो मतलब इसमें क्या सुधार किया जाए? देखिए आज गैजेट्स की ही दुनिया है और बच्चों को गैजेट्स से दूर तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर गैजेट से दूर करेंगे तो वो विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन हर एक पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो गाइडेंस रखे। मेरा बच्चा इतना बजे तक ही टीवी देखेगा, 1 घंटा के लिए मैं आपको मोबाइल दूंगा, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। मतलब जितना दूरी हो सके उतना बना कर रखना चाहिए, तब जाकर ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है वह एजुकेशन की तरफ मूव करेगा। और कुछ कभी आप देखिए कि कोई पेरेंट्स है वो अगर एक बुक ला कर देता है अपने बच्चों को, तो बच्चे उस बुक को छूने से भी डरते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एकदम सख्त हिदायत देता है कि फटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए। अब बच्चा सोचता है कि इसे मैं लूँगा, हो सकता है फट जाए। बल्कि हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि वो तरह तरह की बुक लाकर अपने बच्चों को देता रहे। बच्चे फाड़ देते हैं, फिर दूसरा खरीद कर ला कर दे दें। एक मोबाइल की स्क्रीन गार्ड टूट जाती है तो पेरेंट्स उसको बदल लेता है, लेकिन एक किताब अगर फट जाए तो नहीं दे सकता। छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा हम पुस्तकें देंगे, जितने ज़्यादा बुक्स देंगे, उनका रुझान एजुकेशन की तरफ उतना बढ़ेगा। और जब न्यू बेहतर हो जाएगा, जब बच्चे पढ़ने के आदी हो जाएंगे, तो फिर उन्हें इन सभी गैजेट्स से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमें कीमती समय अपना दिए। हम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।